वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सेगमेंट में बात होगी सेहत के हवाले से। और सेहत में भी सरफहरिस्त जो एक बड़ा अहम मामला और मसला है वो नफ्सियात का है। जैसे बहुत तेज़ी से बहुत सारी बीमारियों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस तरह नफ्सियात के हवाले से जो मामला और मसाइल हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में नफ्सियात से जुड़े जो मामला और मसाइल हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है पिछले चंद सालों में। वजूहात बहुत सारी हैं जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में हम बात करते आए हैं। एक तनाव का बढ़ जाना, और फिर ये कि हमारे इर्द गिर्द इतने सारे अब हम गैजेट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ना जाने क्या क्या। तो इसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा जो है इसमें उलझ कर रह गए हैं। ये एक बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते चले जा रहे हैं। फिर ये कि जिस तरह माशी मामला सख्त होते चले जा रहे हैं और हमारी क्योंकि ख्वाहिशात भी बढ़ती चली जा रही हैं, हमने अपने अखराजात को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हम तनाव की कैफियत में आ चुके हैं, और इसी वजह से जो है वो नफ्सियात के मसाइल ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। तो गुजारिश ये सेगमेंट के करने का मकसद ये है कि आपको आगाही दी जाए कि जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर बीमारी आपके लाक होती है या मसला दरपेश होता है तो डॉक्टर से रुजू करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, वगरना हम खुद ही इलाज करना जानते हैं। मगर ये कि जब भी आप रुजू करते हैं, नफ्सियात के हवाले से कोई मामला या मसला होता है तो हम डॉक्टर से नहीं रुजू करते। बस यही छोटा सा मसला है जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और फिर इससे लमाला दीगर बीमारियों का भी हम शिकार हो जाते हैं। तो इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू किया जाए तो यकीनन फिर आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर शफ़ीक यासीन एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़े तवील अरसे से नफ्सियात के शोबे में काम कर रहे हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपने क्योंकि अपनी खदमात सर अंजाम दी हैं। तो इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में हैं तो नफ्सियात से जुड़े अगर मामलात हैं जिसके आप समझते हैं कि जिसको बेहतरी की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब से आप रुजू कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब के प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये आगाही दी जाए कि इन बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुमकिन भी है, और इसके लिए किसी भी नफ्सियात के अच्छे डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने स्टार्ट में जिन चीज़ों की निशानदेही की, क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? पहले ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, मुख्तलिफ़ किस्म की गैजेट्स नहीं थी, अब तो टीवी के अंदर भी आपके पास इतने ऑप्शंस आ गए कि आप अगर टीवी कोई सारा दिन बैठ के देखते रहें तो मेरे ख्याल में आप उससे बोर नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी वजह, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, कि एक बड़ी वजह बन रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इसमें उलझ कर रह गए हैं। क्या वाक़तन ऐसा हो रहा है? और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ऐसी गलतियाँ हैं जो हमसे हो रही हैं जिसकी वजह से नफ्सियात के मसाइल का शिकार हो रहा है? प्लीज़। सही कह रही हैं सर। आई थिंक लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कंपेयर टू 3-4 डिकेड्स पहले। फादर की लाइफ जो हमारे थी या उनसे पहले लाइफ होती थी, सिंपल होती थी। एक इंसान काम करता था, मदर वाज जस्ट हाउस वाइफ, बच्चे घर पे आते थे तो माँ होती थी। बच्चों के पास पूरा दिन टाइम होता था फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, खेलने का, आउटडोर एक्टिविटीज़ का, दोस्त होते थे, आते थे। तो जब ये गैजेट्स आए हैं, टीवी आया, पहले तो याद होगा टीवी की नशरियात ही 4-5 घंटे की होती थी, और फिर बढ़ते बढ़ते चैनल्स बढ़ते चले गए, फिर इंटरनेट आया, फिर बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसे फोरम्स आ गए कि आपके सब तो लिमिट ही नहीं है। जी। पहले तो लोग एक ही शायद वीडियोस बोरो करते थे, अब तो डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अनलिमिटेड एग्जैक्टली। मूवीज़ आप देख लें, कोई मसला नहीं है। तो वो टाइम को फिल करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि आप उन एरिया से हट गए हैं। जो रिलेशनशिप्स थे, करीबी रिश्ते थे, चाहे वो बहन भाइयों के हों, चाहे कज़न्स के हों, चाहे दोस्तों के हों, आना जाना लोगों को फिज़िकली घर पर बैठना, वो क्वालिटी टाइम देना, वो अब नहीं है इतना। बहुत तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं। फिर स्क्रीन टाइम जो अब लास्ट में आई थिंक लास्ट 10-15 सालों में स्पेशली जो चेंजेस आए हैं इसमें, उसने बहुत ज़्यादा नफ्सियात के प्रॉब्लम्स को आई थिंक चेंज किया है। इसलिए कि लोग अब रातों को जो है बैठ के यूट्यूब, डिफरेंट प्लेसेस पे गाने सुनना या मूवीज़ देखना, या फिर जो भी इनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वॉच करना है वो करते हैं। स्लीप हाइजीन का इश्यूज़ आ गया है, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, खाने का टाइम जो है वो कब उनका रूटीन आउट हो गया है,
काम पे जाने का वो मसला हो गया है, पढ़ाई जो है वो उसमें कमिटमेंट के इश्यूज आ गए हैं, बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं खास तौर पे यंगर जनरेशन के, इसलिए कि गेम्स इतने एग्रेसिव आ गए हैं, इवन मीडिया पे ऐसी एग्रेसिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि बिहेवियर को चेंज कर रही हैं। आई थिंक एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप चेंज हो रहा है कि जो यंगर जनरेशन है वो अपने आप को इतना यंग नहीं समझती है, समझती है वो ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, उनको बहुत कुछ पता है, तो कन्फ्रंट करती है अपनी इंफॉर्मेशन से अपने पेरेंट्स को कि आप गलत कह रहे हैं, हमें ज़्यादा मालूम है। और इस तरह के बेशुमार इश्यूज जो हैं, इवन फूड आप देख लें, राइट, कंपैरेटिवली जो पहले था सिंपल फूड होते थे, अब देखते ही देखते जो है एक तो टेक अवे फूड्स और घर पे बैठे बैठे फूड्स खा जाना, ट्रेडिशनल फूड से बढ़ के दुनिया जहाँ के फ्यूजन्स आपको मिल रहे हैं डिफरेंट खानों के, तो लोग जो है ना वो बहुत तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को जो आ रही है। और इसी तरह से रिलेशनशिप में भी डिफरेंट एक्सप्लोरेशन चल रही है जो मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो उसमें भी जो वेस्टर्न सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। हम सोच रहे हैं कि हम एडवांस हो गए हैं, और लेकिन मसला ये है कि हम उसके ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे कहते हैं, तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और हर चीज़ जो आप देख रहे हैं मीडिया पे ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी खूबसूरत हो या सही हो जितनी हमें नज़र आ रही है। और जब उसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी को लेकर अपनी ज़िंदगी पे, तो नताइज कभी गलत निकलते हैं और कभी ऐसे निकलते हैं जो आप उसके एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं थी। इसी तरह सब्सटेंस अब्यूज़ है, नशा है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब भी जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ से जो चेंजेस हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ पिछली 5 जनरेशन ने नहीं देखी होंगी। ये बहुत फास्ट चेंजेस आए हैं। अभी तक तो मेरे ख्याल में जब तक ये सिविलाइजेशन चल रही है, एक पहिया जो है वो बना था और बड़े करते करते उन्होंने एक बड़ी बाइसिकल से कार पे आ गए थे। अभी अभी जहाज़ उड़ने ही शुरू हुए थे 100-150 साल पहले, 200 साल पहले। लेकिन देखा जाए तो अब वो ऐसा चेंज आ रहा है कि विद एवरी 6 मंथ्स हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब कहाँ से कहाँ चीज़ें मिल रही हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स डिस्कवर हो रहे हैं, गैलेक्सीज़ में जो है वो एक्सप्लोरेशन हो रही है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है। तो ये सब जो बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की, इट हैज़ पॉजिटिव्स, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन बात यह है कि इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में हम लोग थोड़े नाइव भी हैं, शायद दुनिया से कटे हुए भी हैं जी। क्योंकि मैंने ये देखा जब मैं बाहर मुल्क में रहता था, यूरोप में था, तो वो बड़े ट्रैवल करते हैं फिज़िकली, जो अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। अब हम में से मेजॉरिटी ने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ। हम एक स्मॉल परसेंटेज को निकाल दें जो ट्रैवल करती है रेगुलरली, बाकी शायद हम लोग कुएं के मेंढक भी हैं। तो जो हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ उस बेसिस पे जो है ना हम कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या चीज़ सही है, गलत है। एग्जैक्टली। हर चीज़ का जो है ना सही गलत नहीं है हमें सिखाया जाता। स्कूल्स में तो चलें, अगर रिलेशनशिप के हवाले से प्री मैरिटल कोई इश्यूज होते भी हैं तो उसके हवाले से एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को बताया जाता है कि क्या रिस्क हैं, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो एजुकेशन नहीं है और ना ही इसको प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। तो वो बात है कि हम गलत चीज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको किस तरह से सही तरीके से करना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कुछ चीज़ों का लोगों को पता नहीं है। इवन अल्कोहल कंजम्पशन ले लें, बाहर उनको पता है कि अगर उनको ड्रिंक करना है तो कितनी अलाउड है, लिमिट उनको पता है सारी चीज़। और इस्लाम कहता है कि देयर इज ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अल्कोहल, व्हिच इज़ गुड एक्चुअली। लेकिन जहाँ लेना शुरू करता है उनको एक्चुअल आइडिया ही नहीं है कि कितना कंज्यूम होना चाहिए, कितना नहीं है, और किस अल्कोहल में कितनी परसेंटेज है, जो कि हमें सिखाई जाती है जब हम साइकेट्री पढ़ रहे होते हैं या इस सब्सटेंस अब्यूज़ की मेंटल हेल्थ को कितना डैमेजिंग इफेक्ट्स हो सकती है, कितनी परसेंटेज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पता होना चाहिए। ये फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन तो ये बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी इन चीज़ों को जो है ना परसीव किया जाता है कि ये पता नहीं किस उसके लोग हैं, बट समझाने का मकसद ये है कि जो नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं ना जो पूरी दुनिया में आ रहे हैं,
उसके लिए सबसे बड़ा जो एक चीज़ है, जो फैक्टर है, वो ये भी हो सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको, तो उसके लिए ये बताया जा रहा है कि उसको किस हद तक जो है वो यूज़ किया जा सकता है और किस हद तक वो डैमेजिंग हो सकता है। हमारे बिल्कुल। यहाँ तो खैर उसके लिए एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस, हम्म, और वी स्टैंड बाय दैट, लेकिन ये कि आपको समझने के लिए ज़रूरी है। जी जरूरी है। डॉक्टर साहब इसी प्लीज़। में सेम मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट आप जैसे कर रहे हैं, नशे नशे में फ़र्क है। एग्जैक्टली। कैनबिस और कोकीन और हेरोइन के नशे में कंप्लीट डिफरेंस है। अच्छा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को है, यहाँ पे उनको ये आइडिया नहीं है कि अगर वो कैनबिस ले रहे हैं या फिर वो एम्फेटामिन ले रहे हैं या, तो उसमें क्या फ़र्क है। इसी तरह अल्कोहल अल्कोहल की कंजप्शन में बेस्ड ऑन परसेंटेज राइट फ़र्क है, वो राइट। जो हमें सिखाया जाता है। तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ना होना डैमेजिंग इसलिए है कि वो फिर समझते हैं कि कोई भी ग्लास ऑफ अल्कोहल इक्वल है, विच इज़ नॉट राइट। तो वो डेफिनेटली उसके लिवर पे इफेक्ट्स, उसके दिमाग पे इफेक्ट्स, उसके किडनी पे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं फ्रॉम जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं उससे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब ये किस क्योर कैसे किया जाए? दूसरा ये कि हमारे यहाँ अभी तक वो कल्चर डेवलप नहीं हो सका। जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं कि लोग जाएं, ट्रीटमेंट को परस्यू करें। फिर एक और अभी केस स्टडी जो सामने आई है वो मेडिकेशन के हवाले से, मेडिकेशन की हैंडलिंग कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही होती, या माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता? इन सारी चीज़ों को मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको भी इलाबरेट करें ताकि लोगों को समझ में आए कि मेडिकेशन का बेसिकली काम है क्या। क्योंकि एक आम परसेप्शन ये पाया जाता है कि ये जो मेडिकेशंस हैं ये सिर्फ रिलैक्स करने के लिए हैं, इसका और कोई काम नहीं है। वो समझते हैं कि जितनी भी मेडिकेशन है वो बनी इसलिए है कि वो आपको मेंटली रिलैक्स करें, सिर्फ ये उसका काम है। क्या इसके अलावा भी कोई काम होता है? चलें। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली, और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना प्लीज़। की कोशिश करूँगा कि जब एक इंसान डॉक्टर के पास आता है नफ्सियात के इलाज के लिए, और वो एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, या साइकोसिस में होता है, पहली चीज़ तो ये कि ऑलरेडी वो नॉर्मल उसका बिहेवियर, इमोशन नहीं होता। ठीक है। दूसरा ये है कि ये बात तो फैक्ट है कि अगर मैं किसी को एम्प्टी कैप्सूल दूँ जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने का रिस्क 35% है तकरीबन। जिसका मतलब है कि जो 35% लोग हैं उनको सिर्फ दिमाग में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट डू यू माइंड इफ आई टेक अ कॉलर? श्योर श्योर श्योर। अच्छा जी, कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? आई एम गुड। बिल्कुल। या बात कर रहा हूं। या सॉरी या मैं आवाज़ बिल्कुल, क्योंकि सब पहुंची देर आवाज से जरा इस मुझे वजह भी से। क्लियर प्लीज़ नहीं आ रही। प्लीज़। डॉक्टर साहब का बहुत सलाम हो, और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि बहुत दिन से इनसे बात नहीं जी की। जी जी बिल्कुल। और मैं यासिर भाई आपको बताऊं कि मैंने एक अपना पेशेंट भेजा था इनके पास। मेरी मतलब मेरी भांजी थी, मेरी जी, जी। वाइफ की, और माशाल्लाह इतनी अच्छी रिकवरी हुई है। अरे इतने वाह। अरसे उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन डॉक्टर साहब की, कहते हैं ना, डॉक्टर साहब की बातों में जादू है। असल वाह में जी बात वाह, ये है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि एक डॉक्टर से मेरा सवाल ये है कि क्योंकि डॉक्टर साहब बात ये कि नफसियाती बीमारियां बहुत हो रही हैं। हर बहुत सारे लोग जो साइकेट्रिस्ट नहीं है वो साइकेट्रिस्ट बन के बैठ गए हैं। ठीक है। अब होता ये है कि लोगों को अंदाजा नहीं होता, वो चले जाते हैं। वहाँ ये प्रॉब्लम होती है, वो जो आप अभी यासिर भाई ने दवाइयों की बात की ना, तो मेडिसिन वो इस तरह की देते हैं कि वो एडिक्ट हो जाते हैं मेडिसिन के, और वो डिपेंड करते हैं हर वक्त उनको उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उनको ये एक रेगुलर एक चीज मिल जाती है कमर्शियल बेसिस पे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये हमारे यहाँ कौन ये चेक करता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है नहीं है? एक साइकेट्रिस्ट को क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी, क्या नहीं होनी चाहिए? तो ये इस तरह पता चलेगा, और इसके लिए क्या हमारे पास मैकेनिज्म है इसको देखने के लिए? ये मेरा सवाल है। ऑलराइट या थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और सवाल मेडिसिन से रिलेटेड ही आ गया। एक पॉइंट तो मैं जहाँ सुन सका उसमें मेडिकेशन के हवाले से ही बता रहे थे कि वो हाईली एडिक्टिव होती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू याया का कॉम्प्लीमेंट। आई वेरी थैंकफुल टू याया। मेरी मुलाकात भी फेस टू फेस याया से। अच्छा, वो आए थे खुद मिलने के लिए। माशाल्लाह से बड़े डिसेंट इंसान हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे सवाल करते हैं जब भी कॉल करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, याया का सवाल बहुत ही वैलिड है और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि साइकाइट्रिस्ट का जब आप जा रहे हैं तो आपको क्या पता कि साइकाइट्रिस्ट राइट एजुकेशन उसकी है, वो क्वालिफाइड इनफ है कि नहीं है, उसका एक्सपीरियंस राइट है कि नहीं है, कि वो जब पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो वो उसको ट्रीट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या चीज़ें ऐसी चेक करनी चाहिए डॉक्टर में कि एक आम पब्लिक को अंदाज़ा हो कि वो सही डॉक्टर के पास जा रहा है।
देखिए, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर हमारी पब्लिक जो है बहुत ही इनोसेंट है, एक तरह से देखा जाए, बहुत सादी है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर ही लगा है ना, और उसके नीचे ABCD करके कुछ ब्रैकेट्स में UK या USA या आयरलैंड कुछ लिख दिया गया है, इसका मतलब वो समझते हैं कि बड़ा ही ख़ास डॉक्टर है जो बाहर से पढ़ के आया है। Exactly. और वो इजीली इम्प्रेस भी हो जाता है। हम्म, बाहर की डिग्रियाज गिनी चुनी जो आपको फिंगर टिप पे डॉक्टर्स को पता होती हैं, डॉक्टर्स टू डॉक्टर, आम पब्लिक को नहीं पता होती। सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो ये देखना कि वो PMDC से, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उससे रजिस्ट्रेशन उसकी है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि जो PMDC है वो चेक करती है कि डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है और उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहली Right. बात है ये। तो MBBS के लेवल तक हो गया। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर की जो डिग्रीज हैं जो बाहर की हैं, जब आप एक कार्ड डॉक्टर का देखते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है कुछ, तो वो टाइप करके गूगल करके इजीली देखा जा सकता है कि उसका मतलब क्या है। जो बड़ी डिग्रीज जो है ना वो मेंबरशिप या फेलोशिप की होती है साइकाइट्री में, और अगर वो एक्चुअली मेंबर है ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ किसी भी कंट्री का, या फेलो है ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ किसी भी कंट्री का, जैसे USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, आयरलैंड है, तो इसका मतलब है उसने पढ़ा होगा, एजुकेशन ली है, वो डिग्री ली है और वो क्वालिफाइड इनफ है। तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़ा गूगल करें, थोड़ा चेक करें, PMDC से थोड़ा वेरिफिकेशन चेक करें, तो उससे आइडिया हो जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का भी इसमें बड़ा रोल है इम्पोर्टेंट, कि जब वो कि बाहर की कंट्रीज में किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना क्लिनिक ओपन कर ले या किसी जगह काम कर ले, अनलेस के उसकी पूरी जो है रेज्यूमे को चेक किया जाता है, उसके एक्सपीरियंस को देखा जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है, उसकी गुड स्टैंडिंग को चेक किया जाता है। इसका मतलब है कोई मिसकंडक्ट तो नहीं, कोई इश्यूज तो नहीं है, और फिर एक डॉक्टर को एक एलिजिबिलिटी दी जाती है कि वो काम कर सकता है। तो वो चेक एंड बैलेंस जो है ना, वो काम जो है ना वो ऊपर के लेवल का है, गवर्नमेंट के लेवल का है, एसोसिएटेड मेडिकल काउंसिल का है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी डॉक्टर्स, मतलब अताई डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स ही नहीं हैं। ओके, तो और वो जाके करते हैं। एक एग्जांपल, वी हैव अनदर कॉलर। ओके, व्हाई नॉट। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यासिर साहब, आप क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ जरा। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप सवाल करें अपना। मैं असल में क्या, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे बच्चों ने मुझे घर से मार कर निकाल दिया। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने 2 दफ़ा सुसाइड की कोशिश की है। कोई मेरे लिए ऐसा करे कि मैं डिप्रेशन से निकल आऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं पहले ये बताएं। मैंने कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, कराची से बात करेंगे। चलिए, आप परेशान ना हो, सबसे पहले आप फ़ोन रखें, अभी आपको समझा देते हैं आपने करना क्या है। ठीक है या फिर मैं ये चाहती हूँ, देखें जी जी, मैं जो डिप्रेशन में चली गई हूँ ना, मेरे हस्बैंड ने आज 8 साल हो गए मुझे छोड़ दिया हुआ। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोग मशवरा करें कुछ ऐसा, एक तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए, दूसरा मुझे मेरा कोई आसरा नहीं है महीने का कि कोई मुझे खाने को दे या करके। कोई अगर आपकी नज़र में ऐसा हो कि मैं किसी से निकाह सानी कर सकूँ, जी जी, तो मुझे लिए कोई आप तजवीज़ करते, मैं उससे खुद मिलके निकाह सानी कर लूँगी। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक चीज़ अगर आप मेरी मदद कर सकें इस सिलसिले में तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। नहीं, ज़रूर करते हैं, आप परेशान ना हो। ठीक है, अब आप कॉल रखें ना, टीवी के ऊपर बात सुने, ज़्यादा बेहतर है। टीवी के ऊपर बात सुने, कॉल ड्रॉप करके ना आप फ़ोन बंद कर दें और टीवी के ऊपर आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो सबसे पहले तो ये ऊपर डॉक्टर साहब का जो नंबर है ना, इसको नोट करें। डॉक्टर साहब से प्रोग्राम के बाद आप रब्ता कीजिएगा, फिर आपको पहले जो बीमारी है उसका इलाज कराते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि आप उसकी तरफ से फ़िक्रमंद ना हो। जैसे भी अगर कोई शेल्टर वगैरह का मसला है, यानी कि अगर आपने जैसे रिहाइश वगैरह का कहा है तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करवा देंगे। पहले बीमारी का इलाज करते हैं, उसकी आप परेशान ना हो कि क्या होगा कैसे होगा, पहले आप रब्ता करें, वो समझा देंगे। फिर दूसरा ये कि जो दूसरे फेज़ में आपने दूसरा मसला बताया है ना, अभी वो बड़ा ज़ाती नौइयत का मामला और मसला है, टीवी के ऊपर बैठ के बताया नहीं जा सकता कि क्या कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी, वो सब कुछ करके जो मरहला है वो इंशाल्लाह आसानी से तय हो जाएगा। वो कोई आपके लिए इंशाल्लाह मसले की बात नहीं होगी। पहले अपने उसके बारे में सोचते हैं, डॉक्टर साहब से जो हो सकता है पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह दूसरा काम भी इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बिल्कुल।
तो पहले सवाल पे आते हैं यही है कि जो हो रहा था, तो जी, उसमें एक तो ये हो गया कि लोगों का क्या फ़र्ज़ है कि उनको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के आई थिंक लेवल पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नॉट जस्ट द क्लिनिक्स में। यहाँ पे मसला है कि इवन फार्मेसी जो खुली हुई वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, जो क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे नहीं है, अताई डॉक्टर्स हैं जो कि बगैर इवन MBBS डिग्री के बगैर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको साइकेट्री का अलिफ वे भी नहीं आती, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, या शायद 19-20 तजर्बा हो लेकिन उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है, वो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और डेंजरस काम कर रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ लिख रहे हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं। तो बेहतर है कि इन सबको चेक एंड बैलेंस ऊपर के लेवल पे और नीचे दोनों के लेवल पे होना चाहिए। आवाम का भी फ़र्ज़ है, जब डॉक्टर के पास आ रहा है तो डॉक्टर से पूछ सकता है, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है कि वो डॉक्टर से पूछे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आपने पढ़ा है, कितना तजर्बा है, तो डॉक्टर उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है, प्रूव भी कर सकता है। मैंने अपनी डिग्रीज और जितने एक्सपीरियंसेस लगा के रखे हुए हैं वो सब चेक किए जा सकते हैं। तो इट्स ट्रांसपेरेंट, मतलब होना भी डॉक्टर को ट्रांसपेरेंट चाहिए। मैं ये कभी भी एज ऑफेंस या इंसल्ट कभी फील नहीं करूँगा अगर मुझसे कोई पेशेंट पूछेगा डॉक्टर साहब कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा। अब बातें तो कह रहे हैं लेकिन हमें बताएं आप कि आपका कितना तजर्बा है या कितना आपने तालीम ली है। अच्छी बात है, पूछना चाहिए और चेक करना चाहिए। ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो है, हम आप एक सवाल जो आपने उससे पहले किया था वो इससे भी ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने शुरू ही किया था बीच में रह गया, वो जो है ना बात हो रही थी मेडिकेशन पे, और आप थोड़ा सा मुझे क्लियर करें उसमें। मेडिकेशन के हवाले से कि एक आम परसेप्शन ये है कि ये जो होती है ना ये एक्सेप्ट नहीं करती बॉडी, या बॉडी के लिए नहीं होती, या माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या जिसको हम बिल्कुल। तो मैंने स्टार्ट किया था प्लेसिबो पे। अगर आपने खाली कैप्सूल भी दे दिया किसी को और उसके दिमाग में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है ट्रीटमेंट के वजह से, एंजाइटी है, तो चांसेस हैं कि वो बगैर कि कोई केमिकल हुए हुए कैप्सूल के अंदर उसको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसको मतली हो सकती है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको हेडेक हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है। अब तो प्लेसिबो पे जो कि खाली कैप्सूल है उस पर इतनी स्टडीज़ आ गई कि इवन कलर ऑफ द कैप्सूल या टैबलेट से फ़र्क पड़ता है। रेड का मतलब कुछ और है, येलो का अलग है, ग्रीन का अलग है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी लोग जो बहुत कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स, हर दवाई पे साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा नहीं होता। होता है कि आपने एक दवाई दी और पहले 7-8 दिन थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। 10 में से 2 लोगों को एज एन एवरेज, तो 20% लोगों को हो सकता है कि उनको मैदे की थोड़ी ख़राबी हो सकता है उनको माइल्ड हेडेक हो या फिर मुंह खुश्क हो। ये वो कॉमन है, जैसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, मैदे की ख़राबी जिसकी बात कर रहा हूँ, वो रिवर्सिबल है 5-7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिन। ये और वो रिवर्सिबल में मतलब जब उन्होंने दवाई ली और कंटिन्यू रखी, उसको टॉलरेट कर लिया, तो फिर वो आस्ते आस्ते साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स आना शुरू होते हैं। जो दवाइयाँ रूट से ट्रीट करती हैं, अच्छा मेडिसिन का काम क्या है, एवरेज जितनी अच्छी दवाइयाँ साइकेट्री की, नफ्सियात की हैं, उनका काम है कि जो डेफिशिएंसी या ऑल्टर्ड न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है दिमाग के अंदर, उस केमिकल्स को राइट बैलेंस पे लेके आना। जैसे नॉरड्रेनालिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, जब उनके लेवल्स राइट पे आते हैं तो बीमारियां बेहतर होती है, इमोशंस बेहतर होते हैं, थॉट्स क्लियर होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और आपकी परसेप्शन या नज़रियात बेहतर होने लगते हैं, आपका बिहेवियर नॉर्मेलिटी की तरफ आता है, मोटिवेशन बेहतर होती है, इंसान काम पे जाना शुरू करता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है उसकी, और उसकी रिलेशनशिप बेहतर हो जाती है, वो हंसी मजाक शुरू कर देता है, पेट से निकलता है, बीवी से, अपनी बहन भाइयों से, माँ बाप से अच्छी तरह बात करता है, इतना चिड़चिड़ा नहीं होता है, गुस्सा नहीं करता जैसे पहले कर रहा होता है। ये जो है ना चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। अच्छा, ऐसी दवाइयाँ हैं यासिर, और मैं मानता हूँ कि गिनी चुनी सब 8-10 दवाइयाँ ऐसी होंगी 200 दवाइयों में से या 250 प्रोडक्ट्स में से कि जिसके साथ डिपेंडेंस या एडिक्शन हो सकता है। अच्छा, वो दवाइयाँ बैन नहीं हैं, इलीगल नहीं है। वजह यह है कि ये दवाइयाँ देनी चाहिए अगर ज़रूरत है पहले 3 से 4 हफ्तों के लिए, उसके बाद बंद कर देनी चाहिए। अगर पहले महीने के अंदर दवाई इस्तेमाल की जाए और बंद कर दी जाए तो इसकी कोई डिपेंडेंस या एडिक्शन नहीं है। इसका अच्छा रोल है कि जो रूट से ट्रीटमेंट कर रही है किसी भी नफ्सियात के प्रॉब्लम को, उसको काम करने में 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। जब आपके एक पेशेंट आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी है, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, तो जो दूसरी दवाइयाँ हैं जिसकी डिपेंडेंस हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, वो फ़ौरन काम करती हैं, विद इन आवर्स काम करती हैं, कभी कभी तो 2-4 घंटे के अंदर काम करती हैं,
और वो दवाइयाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि जब तक दूसरी दवाइयाँ काम करेंगी 3 हफ्तों में 6 हफ्तों में, ये कंट्रोल कर लेती है कई सिम्टम्स को। ये इसी तरह है कि किसी को इन्फेक्शन है और प्रॉब्लम है कि उस डॉक्टर ने कहा है कि एंटीबायोटिक ज़रूरी है उसकी इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, लेकिन बुखार 103 104 हो गया तो उसको पैरासीटामोल या कोई ना कोई ऐसी दवाई देनी है जिससे उसका पेन रिलीव हो, उसका फीवर सबसाइड हो या ठीक हो। तो ये जो दवाइयाँ जिससे डिपेंडेंस हो सकती है ना, ये इमीडिएट रिलीफ देती है। बिल्कुल ठीक है। और ये उसकी ज़रूरत है। मसला क्या है कि लोग या तो बगैर डॉक्टर को दिखाए हुए फार्मेसी से डायरेक्ट दवाइयाँ ले लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ उन्होंने कह दिया नींद के लिए अच्छी, घबराहट के लिए अच्छी, अब हम लेते रहेंगे। जब उनको फ़ायदा लगता है वो लेते रहते हैं, सालों तक लेते रहते हैं, फिर उसकी आदी हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट पे आता है वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं सकते इन दवाइयों को, ये उनकी खुद की गलती होती है। कई पेशेंट दिखाते हैं डॉक्टर्स को, मेरे पास आते हैं, फिर वो कभी वापस ही नहीं आते, या हो सकता है एक दफ़ा या 2 दफ़ा दिखाया उसके बाद उन्होंने कहा यार अब हम ठीक हो गए, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल बाद वो पेशेंट आ रहा है, वो कहता है कि यार अब तो ये दवाइयाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा उस वक्त आप कहाँ थे जब मैंने आपको बुलाया था, महीने बाद या 2 हफ्ते बाद। अगर वो आते तो ये दवाइयाँ मैं कम करता और उसको बंद कर देता, लेकिन वो आए ही नहीं। अब डॉक्टर की गलती नहीं है इसलिए कि उन्होंने वो एडवाइस नहीं मानी डॉक्टर की, और फिर वो आदी हो गए दवाइयों के। जब आदी हो गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर कहता है तो आना चाहिए, दिखाना चाहिए, चाहे बेहतरी आ गई है तब भी एडवाइस लेनी चाहिए। कई तो 5-5 6-6 तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं और 8-8 10-10 साल तक खा रहे हैं। हो सकता है वो एक दवाई पे ठीक रहते हैं या 2 दवाइयों पे ठीक रहते हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने आदी हो गए कुछ दवाइयों के, दूसरा उसकी वजह से जो ऑर्गन्स डैमेज है वो अलग है। पैसे खर्च किए 6-6 तरह की दवाइयों पे अलग है इतने सालों तक, जी, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं देनी। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक तरह से यह अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा मशवरा है कि मुझे नहीं, किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, लेकिन प्लीज़ दिखाएं और मशवरा करें, बगैर खुद दवाइयाँ बंद नहीं करें, खुद दवाइयाँ लेते भी ना रहें। जी, ये भी है, बिल्कुल वाइस वर्सा, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जहाँ तक वो परसेंटेज है पेशेंट्स की जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, जो कोई भी आप दवाई दे दें, हर दवाई पे साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं जी। और अच्छा, अगर कुछ को मैं समझाता हूँ यार ये तो 600 से 900 मिलीग्राम तक दी जा सकती है, तो मैंने 25 मिलीग्राम ही दी है ना, जो कि आटे में नमक के बराबर है, उस पर भी उनको इतना चक्कर आ रहा है या गिर रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस। क्योंकि ये दवाई इतना असर कर ही नहीं सकती कि उससे इतने मेजर इश्यूज आ जाए, सीरियस साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए। हाँ। और कोई ओवर फिजिकल सिम्टम्स भी, कोई ऐसा नहीं कि एलर्जिक रिएक्शन है जो आपको स्किन पे नज़र आ जाए या वॉमिटिंग होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर आई थिंक इट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल। तो वो कुछ पेशेंट्स हैं जो मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ चेंज कर करके, फिर कहता हूँ चलो दूसरे डॉक्टर से भी दिखा लो, कोई बात नहीं। इसमें शायद कभी कभी दाखिले की ज़रूरत भी पड़ती है, एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि हम फिर मॉनिटर करके दवाइयाँ देते हैं। क्योंकि अगर वो इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें भी तो देखना है कि यार ये दवाई हमने दी तो एक्चुअली क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या वो जस्टिफाई हो रहे हैं, क्या ब्लड रिजल्ट्स में भी वो चेंजेस आ रहे हैं कि पता चले कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या वाइटल्स में जिससे ब्लड प्रेशर चेंजेस हैं, या पल्स चेंजेस हैं, हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रहा, या कोई और ऑक्सीजन सेचुरेशन तो नहीं चेंज हो रही, ये चीज़ें भी मार्कर्स हैं। तो मॉनिटरिंग होती है, तो फिर आप एडमिशन कराएं। जब मैं इनको कहता हूँ तो कई लोग एडमिशन भी नहीं कराते। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये ठीक हो जाए, ये इनको डील किया जाए, लेकिन फिर दूसरा स्टेप है एडमिशन का, जो कि शायद ज़रूरी होता है। फिर वो ज़रूरी होता है कुछ केसेस के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है, और फिर ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि पेशेंट तो खुद खुशी से मेडिसिन नहीं लेता, उसको ये भी देखना पड़ता है फिर उसको जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, टाइमिंग उसमें बड़ी मैटर करती है। अब टाइमिंग को तो अभी हम डिस्कस अगर करने बैठे हैं तो मेरे ख्याल में एक और प्रोग्राम हो जाएगा। लोग दवाई लेते भी अपनी मर्जी से, टाइम पे लेते हैं, टाइम पे ना लेना तो उसका कोई नहीं है, खाली पेट ले लेना, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो काउंट होती हैं, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। ये आज तक हम समझ नहीं सके, खुद से ले तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता कि किस वक्त लेनी है दवाई। एंड डॉक्टर नोज बेटर जो कहा जाता है ना, वो इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर को पता है कि मेडिसिन आपको किस वक्त देनी है, आया वो खाली पेट देनी है या खुराक के साथ देनी है, नहीं पता। और ये वजह है कि फिर हम दवाई को भी कहते हैं और फिर डॉक्टर को भी कहते हैं हमें जी डॉक्टर साहब इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक पेशेंट है, उसको मैंने रात को दवाई इसीलिए दी कि उसको नींद नहीं आती थी, और उसकी शिकायत ये थी कि दवाई से मुझे नींद ज़्यादा आ रही है। मतलब
यानी मैं उठ के जाती हूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है। मैंने कहा उठ के आप क्यों जा रही हैं, ये दवाई तो सोने की, नींद के लिए, कि आपको नींद आ जाए। तो जब आप लेटी हैं तो फिर लेटें ताकि आप नींद का इंतजाम करें। फिर आप अगर वो स्क्रीन में देख रही हैं, यूट्यूब पे गाने सुन रही हैं, फिर उठ के किचन जा रही हैं, तो चक्कर तो आएंगे, उसका पर्पस ही खत्म हो गया। तो ये भी बड़ा, वो आप फिर लड़ रही हैं उस दवाई से कि एक तरफ से वो चाह रही है दवाई कि आप सो जाएं, आप चाह रही हैं कि सारे काम करती रहूं, फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट होना है, अब गिर सकती है, सर पे चोट लग सकती है, सीढ़ियाँ चढ़नी, सीढ़ियों से गिर सकती है, कुछ पका रही है तो आग से जलने का खतरा हो सकता है। तो मसला फिर वो ब्लेम डॉक्टर को करते हैं कि आपने ऐसी दवाई दे दी कि सारे मसले हो गए। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ऑलराइट जी डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, सवालात बहुत सारे थे और आज तो कॉल्स भी लोगों की आ रही हैं, जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। डिप्रेशन के हवाले से बहन ने हमारी अभी जो कॉल की है, तो सीरियस टॉपिक है बहुत, इससे पहले भी डिस्कशन हमारी हो चुकी है। और अगर आपका भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, देखें एक चीज़, अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़रा समझाना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से। कभी कोई प्रॉब्लम अगर आपको इस तरह का है तो आप ऊपर जो हम डॉक्टर साहब के नंबर चलाते हैं वो इसीलिए चलाते हैं कि आप उनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। परेशानी जो है उसका आपने तस्करा किया, बिल्कुल ठीक है, और वो ज़रूर इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे और वो हल भी हो जाएगी। पहले डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर जो आपको तजवीज़ करे, अगर आप बुलाना है तो आप उनके पास जाएंगे और फिर इंशाल्लाह जो दीगर मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएंगे। पहले आप अपनी बीमारी के बारे में सोचें और वो उसका तरीक़ाकार क्या है वो आपको बता दिया है। तो वक्त क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया, बात और भी हो सकती है, मगर इंशाल्लाह अगली जो हमारी नशिस्त होगी उसमें इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।